बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से हम एक मोहब्बत भरे नावल का आगाज कर रहे हैं। इस नावल का नाम है ठंडी आग। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली किस्त की जानिब। अनाबा फिसर पूरे शान से अपना सर ऊंचे किए खड़ा था। गिलास वाल से छनकर आती सफेद रोशनियां इसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। शीशों से दिखाई देते डमीज एक बार रुककर देखने को मजबूर कर देते थे। नीली शर्ट पहने अनाबा सलमान सीढ़ियां चढ़ती दरवाजे तक पहुंची। बावर्ची गार्ड ने इसे देखकर अपना हाथ माथे तक ले जाकर इसे सलाम किया, जिसका जवाब इसने एक खफीफ से खम से दिया था। अपनी बाई कलाई में पहनी कीमती घड़ी को दाएं हाथ से सीधा करती वो अंदर दाखिल हुई। इसकी बारीक हील फर्श से टकराई। वो सेज घर को नजरअंदाज करती डिजाइनर कुर्तियों के हिस्से में आ गई। इसके चेहरे पर बेजारी थी, ऐसी बेजारी जो किसी को इरिटेट करती थी और ना ही इससे ख्वाह की चिढ़ होती थी। बेनियाजी का वो तासुर इसके चेहरे पर भला लगता था। इसकी शख्सियत पर वो सूट करता था। 2-3 कुर्तियों को हैंगर समेत बाजुओं पर डालती वो एक ऑफिस केबिन की समझ बढ़ी। केबिन के दरवाजे पर जल्दी हरूफ में सलमान यज़दानी के नाम का बोर्ड लगा था। इसने उंगली की पुष्ट से दरवाजे को हल्की दस्तक दी और इजाजत का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हो गई। ऑफिस के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। सलमान यज़दानी एक कंप्यूटर के सामने झुके हुए थे और कंप्यूटर के सामने बैठा ऑपरेटर बार बार परेशानी से इसकी चंद कीज दबा रहा था। इसने अपने बाजू पर मौजूद कुर्सियां सोफे पर डाली और आगे आई। डेढ़ ये कुर्सियां पैक करा दे, मैं सब ले रही हूँ, इसने इन्हें मुखातिब किया। वो इसकी तरफ चौंक कर मुड़े। इन्हें इसकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ था। तुम अहमद को कॉल कर लो, वो पैक करा देगा, मैं भी जरा मसरूफ हूँ। वो ऐसे कहते हुए वापस कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हो गए। सर लगभग हमारे सारे डिजाइन चोरी हो गए हैं, ऑपरेटर ने बेबसी से कहा। अनाबा आगे आती सलमान के साथ खड़ी हो गई। और कौन चोरी कर रहा है हमारे डिजाइन? इसने सीने पर बाजू लपेटे संजीदगी से सवाल किया। स्टाइलर वाले हमारे सारे डिजाइन चोरी करके खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। गडस क्लोथिंग की इनकी नई रेंज पूरी तरह हमारे आइडिया पर मबनी है, उन्होंने इसकी जानिब देखते हुए बताया। आई सी, इसने अपने लफ्ज़ मैं आपकी कोई मदद करूं? तुम क्या कर लोगी? उन्होंने इसी अंदाज में कहा जैसे इन्हें इस पर रत्ती बराबर भरोसा ना हो। एक मौका तो दे डेड। इसे खुद को अंडर एस्टिमेट किया जाना पसंद नहीं आया। फैज बार बार सिक्योरिटी लॉक लगाकर थक चुका है और फिर भी हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। फैज आप एक दफा सिस्टम से हटोगे? इसने ऑपरेटर को नरमी से मुखातिब किया। वो सर हिलाता उठ गया। वो अपनी रिस्ट वॉच उतारकर मेज पर रखती कुर्सी पर बैठ गई। इसने कीबोर्ड अपनी जानिब खींचा। स्क्रीन मजीद अपने करीब की और खटखट इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जोड़ने लगी। फैज इसके करीब झुका बगौर स्क्रीन को देख रहा था और सलमान चेहरे पर बेजारी लिए दूसरी तरफ देख रहे थे। तुम चीजों को होना बिगाड़ देना, उन्होंने इसे तंबिया की। अनाबिया ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और 3-4 कीज दबाई। स्क्रीन पर चमकते अल्फाज में एरिया रिस्ट्रिक्ट लिखा आया। फैज के चेहरे पर गहरी हैरत आई और वो मुतासिर कुन अंदाज में अनाबा को देखने लगा। ये ले डेड, सारी चीजें ठीक कर दी मैंने। वो कुर्सी खिसकाती खड़ी हो गई। सलमान ने फैज को देखा। इसने ताहीदे अंदाज में सर हिला दिया। तुम अगर इतना अच्छा कंप्यूटर जानती हो तो तुमने इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों लिया? वैसे बैठने का इशारा करते हुए बोले। अनाबा ने पहले मेज से अपनी घड़ी उठाई, फिर इसे कलाई पर बांधते इनके साथ ही सोफे पर बैठ गई। क्योंकि लेक्चर मुझे पसंद था और कंप्यूटर पसंद नहीं है क्या? वो तो मेरा टैलेंट है। और मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग मेरी हॉबी है और कैरियर किस फील्ड में बनाना है? वो इसकी बातों में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। ऑफ कोर्स वो किसी तीसरी चीज में होगा, क्योंकि हॉबी और टैलेंट को कैरियर बनाना एक गलत फैसला होगा। अपने माथे पर कटे बालों को इसने हाथ से ऊपर करते हुए कहा। खैर, जो भी करना सोच समझ के करना। उन्होंने बात खत्म की। चलें डैड, आज मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, फटाफट मेरे लिए वो लहंगा पैक कराएं जो आपने कुछ दिनों पहले डिजाइन करवाया है, इसने फरमाइश की। तुम्हारी फरमाइशें महंगी होती जा रही हैं। अगर आपने मजीद 1 मिनट भी देर की तो मैं आपके सारे डिजाइन अच्छी कीमत पर किसी भी दूसरी बुटीक को दे दूंगी, और आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है, इसने कहते हुए मासूमियत से पलके झपकाई। सलमान ने मसनूई खफगी से इसे देखा और इंटरकॉम पर इसकी पसंद के कपड़े पैक करने की हिदायत देने लगे। वो घुटनों पर अपना सर रखे बहुत देर से रोई जा रही थी, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंखों में लगा काजल फैलकर रुखसार तर आ गया था। पप्पो, इसे अपने पीछे विक्की की आवाज सुनाई दी। वो इसे नजरअंदाज किए हुए रोती रही। जवेरिया पुप्पो। वो इसके सामने आया और इसका सर ऊपर करने की कोशिश करने लगा। विक्की, मुझे परेशान न करो, चले जाओ यहाँ से, इसने इसका हाथ झटक कर तेज लहजे में कहा। आप लड़कियों के पास इतने आंसू कहाँ से आते हैं?
क्योंकि हमें रोने के लिए ही पैदा किया जाता है। इसके रोने में मजीद तेजी आई। अच्छा एक बार अपना सर तो उठाएं, इसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। इसने घुटनों पर रखा अपना चेहरा ऊपर किया। वह इसकी सुर्ख आंखें और मतोलम चेहरा देखकर खुद भी उदास हो गया। अब बताएं कि क्यों रो रही हैं। वो इसके साथ ही बैठ गया और अपने छोटे छोटे हाथों से इसके आंसू साफ किए। इसने कोई जवाब दिए बगैर दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ी। ओह हमें समझ गया, आप एक दफा फिर फेल हो गई ना, और इसके लिए आपको पास से डांट पड़ी होगी। इसने अंदाजा लगाया और फिर इसका चेहरा देखा जैसे दुरुस्त अंदाजे पर दांत चाह रहा हो। शट अप, इस दफा मैं पास हो गई हूँ और काफी अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे, वो तिंक कर बोली। अच्छा आप पास भी हो गई, पा या मम्मी ने आपको डांटा भी नहीं, तो आप क्यों रो रही हैं? इसने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। वाह पुप्पो, आपकी शादी हो रही है? वो पुरजोश हो गया। फिर इसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखकर फौरन से बेशतर अपनी खुशी पर काबू पाया। आई मीन सो सैड कि आपकी शादी हो रही है। देखो विक्की, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ मगर भाई को मेरी शादी करनी पड़ रही है। इसने खुद से 10 साल छोटे विक्की को अपनी परेशानी बताई। शादी करनी पड़ रही है का मतलब है कि पा भी आपकी शादी से खुश नहीं है ना? इसने जवाब तलब नजरों से इसे देखा। तुमने सही समझा है, मेरे भाई को भाभी से बात करते हुए सुना था कि कोई इन्हें धमकी दे रहा है और धमकी देने वाले शख्स ने मेरा हवाला देकर इन्हें इस स्टोरी पर काम करने से रोका है जिस पर वो काम कर रहे हैं। मगर पा को कौन धमकी दे सकता है पुप्पो? मुझे नहीं मालूम विक्की, और ये सब तुम मत सोचो, तुम बहुत छोटे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन मामलात को भाई संभाल लेंगे। आखिर पहले भी तो इन्हें धमकियां मिलती रही हैं। ओके पुप्पो, तो मैं पा से एक दफा बात करूं कि वो आपकी शादी करने के बजाय कोई दूसरा हल निकाल ले? मैं बात कर चुकी हूँ, वो नहीं मान रहे। इसने मायूस को लहजे में कहा। तो फिर मैं आपकी मदद किस तरह करूं? तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? विक्की ने इस बात में सर हिला दिया। तो तुम मेरे और अपने पा के लिए दुआ करो। पप्पू आप रोया मत करें। वो इसकी गोद में सर रखकर लेटता हुआ बोला। वो विक्की के नरम बालों में हाथ फेरती अब इससे दूसरी बातें करने लगी थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी ग्राउंड में सब्ज और नरम घास पर पेड़ की ठंडी छांव तले काफी देर से बैठी थी। इनके नजदीक इनकी किताबें और कापियां खुली रखी थी, मगर इन दोनों में से किसी की तवज्जो कापियों पर बिल्कुल नहीं थी। वो दोनों जब साथ होती तो इनके पास बातें करने के लिए इतने मौजू होते थे कि किसी दूसरी जानिब ध्यान ही नहीं जाता था। सुर्ख टी शर्ट और जीन्स में मलबूस अनाबा ने अपना बर्गर लगभग खत्म कर लिया था और अब भूखी नजरों से रेशम का बर्गर देख रही थी। यार अनाबा, तुम्हारी फिटनेस का राज क्या है? तुमने कभी डाइटिंग नहीं की और फिर भी कितनी स्लिम सी हो। मुझे देखो मैं कितना एहतियात करती हूँ, फिर भी। रेशम ने कहा। वो अपने फरहबी माइल जिस्म से परेशान थी। लाओ अपना बर्गर मुझे पकड़ाओ। इसने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। रेशम ने पहले इसके बड़े हाथ फिर अपने बर्गर को देखा। इसके चेहरे पर कशमकश उभरी। 15 दिनों बाद वो कोई जंक फूड खाने वाली थी और अब। अरे तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं है? खाने के लिए नहीं मांग रही, बस तुम्हें वजन कम करने की कुछ टिप्स देनी है। खैर तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो? इसने लापरवाही से कहते हुए अपना हाथ पीछे किया। तुम नाराज मत हो, लो बर्गर पकड़ो और मुझे ट्रिक बताओ। इसने बर्गर बड़े एहतियात से अपने दाएं हाथ में लिया। चलो अपने दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक इसी तरह। अब अपना चेहरा आसमान की तरफ करके गहरे गहरे सांस लो। रेशम ने इसकी हिदायत के मुताबिक अपने दोनों हाथ ऊपर किए। उधर इसने अपना चेहरा ऊपर किया और उधर अनाबा ने बर्गर का एक बड़ा टुकड़ा दांतों से काटा। कितनी देर तक इस तरह करूं? रेशम ने अपना चेहरा यूं ही ऊपर किए हुए पूछा। बस 5 मिनट। वो अपने मुंह में बर्गर चपाती बड़ी मुश्किल से बोली। रेशम ने अपने हाथ नीचे गिराए, चेहरा सीधा किया और खा जाने वाली नजरों से अपनी सदा की भूखी दोस्त को देखा। अनाबा मेरा बर्गर। इसने हाथ बढ़ाकर बर्गर लेने की कोशिश की और अनाबा हंसती हुई जरा पीछे हटी और दूसरा बड़ा टुकड़ा मुंह में भरा। अरे ये हसन मुश्तबा यहाँ कैसे? यकदम रेशम ने अनाबा के अकब में देखते हुए कहा और अनाबा के कानों ने हसन मुश्तबा का नाम सुना। दिल को तेजी से पैगाम भेजा। दिल ने दिमाग को अलर्ट किया और इसके हाथों से बर्गर छूटकर नीचे गिरा। मुंह में मौजूद आज चबाए नवाले को निगलते हुए वो होठ साफ करती खड़ी हो गई। कहाँ? हसन मुश्तबा हमारी यूनियन में किधर है? वो अपने उकब में मुड़ती बेताबी से बोली। दूर दूर तक देखने के बावजूद इसे वो कहीं नजर नहीं आया था। वो मायूसी से पलटी और रेशम के हाथ में बर्गर ने इसे सारा मामला समझा दिया। रेशम ये बहुत गलत बात है। वो वापस घास में बैठ गई। इसे जैसे को तैसा कहते हैं, वैसे हसन मुश्तबा के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है ना? वो महसूस मुस्कुराहट के साथ बोली। शट अप, इसने नाराजगी से कहा। रेशम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। इसे जैसे इसकी नाराजगी से मजा आ रहा था। फिर वो यूं ही मुंह फैलाए बैठी रही और रेशम ने पूरा बर्गर इत्मीनान से खत्म कर लिया। थोड़ी देर के बाद
वो दोनों अपनी किताबें कापियां बैग में डालती खड़ी हो गई। अनाबा, तुमने जो इस दिन प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाई थी ना, कसम से वो लहंगा तुम पर बहुत सूट कर रहा था। वो दोनों अब सीढ़ियां चढ़ रही थी। मेरी हक हलाल की कमाई का लहंगा था तो सूट क्यों नहीं करता? इसने अपने माथे पर कटे बालों को उंगली से परे किया। वो किस तरह? वो हैरत से बोली। मेरे डैड बिल्कुल दूसरी तरह के डैड हैं। मैं चाहे इनके सामने अपनी राख रगड़ लेती, मगर वो मुझे इतना कीमती लहंगा कभी नहीं देते। इसलिए मैंने इनके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया। तौबा अनाबा, और तुमने क्या प्रैंक किया? मैंने डैड के असिस्टेंट फैज को अपनी तरफ किया। इसने इनके सामने सिस्टम हैक होने का ड्रामा रचाया और मैंने बिल्कुल सही वक्त पर एंट्री की। फिर क्या था, अपनी हैकिंग स्किल का डैड के सामने मुजाहिरा किया और वो मुझसे इतना मुतासिर हो गए कि क्या बताऊं। इसे इस लम्हे का सोचकर भी मजा आ रहा था। और वो असिस्टेंट इतना बेईमान था कि तुमने इसे खरीद लिया। रेशम को जैसे बात हजम नहीं हुई। खरीदा नहीं है मेरी जान, इसे ब्लैकमेल किया है। असल में मैंने एक दफा इसे सिगरेट पीते हुए देख लिया था और इसकी तस्वीर ले ली थी। और अगर डैड को मालूम हो जाता कि वो सिगरेट पीता है तो वो इसे जॉब से फौरन फारिग कर देते। अपना काम हो जाने के बाद तुमने इस तस्वीर का क्या किया? अनाबा की क्लास आ गई थी तो वो दोनों रुक गई। भाई इसके बाद इस तस्वीर का क्या करती? डिलीट कर दी और क्या? वो मासूमियत से बोली और अपनी क्लास में चली गई। रेशम सर झड़क कर आगे बढ़ गई। इसे जैसे अपनी दोस्त की स्किल का पता ही नहीं था। वो यकीन ही नहीं कर सकती थी कि अनाबा ने वो तस्वीर किसी और वक्त के लिए महफूज नहीं की होगी। इसे जेल से रिहा हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, मगर वो अपने घर नहीं गया था। वो जानता था कि इसका वजूद इसके अपने घर वालों के लिए भारी था। हालांकि इसने जो किया था वो इन लोगों के लिए ही किया था, मगर वो लोग इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। वो लंगड़ाता अपने घर के सामने मौजूद एक तंग गली में पहुंचा। थोड़ी देर खड़ा रहा। दूर इसे अपना घर दिखाई दे रहा था, जिसके दरवाजे पर खड़ी इसकी बीवी सब्जियां ले रही थी। वो काफी बदल चुकी थी, मगर इसे अब भी खूबसूरत लग रही थी। वो उदासी से मुस्कुराता हुआ वापस पलटा। अंधेरी और तंग गली में दीवारों का सहारा लेता वो आगे बढ़ने लगा कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। असद खान, कोई इसके पीछे खड़ा इसका नाम ले रहा था। असद खान के चेहरे पर दहशत उभरी। इतने सालों बाद इस इलाके में इसे कौन पहचानता था? वो पीछे पलटा। सामने खड़े इस अजनबी शख्स को देखकर इसकी आंखों में हैरत उभरी। वो इसे सर तासरात से देख रहा था और इसकी आंखों में बेरहमी थी। तुमने मेरे बाप का कत्ल क्यों किया है? वो ठंडे लहजे में बोला। मैंने जो किया था इसकी सजा भुगत चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बास पुरस करने का कोई हक नहीं। असद खान सख्त लहजे में कहता हुआ मुड़ा। वो तेजी से घूमकर इसके सामने आया और इसका कॉलर पकड़कर इसे दीवार से लगा दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ इसका जवाब दो। इसने इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त की। जाकर मेरी केस फाइल पढ़ लो बच्चे। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। 18 साल तक मैंने इंतजार किया है। मैं तुम्हारी जबान से सच सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बता दो कि मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस दफा इसकी आंखों में बेरहमी के साथ करब भी था। 18 साल मैंने जेल में गुजारे हैं। मैं तुम्हारी तरह के कल के लड़के से नहीं डरता, इसने खांसते हुए कहा। इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। असद खान 3 दिन है तुम्हारे पास। 3 दिन के बाद मुझे सिर्फ सच सुनना है, इसने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा और इस अंधी गली में लंबे लंबे डग भरता हुआ गायब हो गया। ट्रुथ मिरर के न्यूज रूम में एक अजीब सी तनाव भरी फजा कायम थी। शीशे की चमकती डेस्क पर स्याह सूट में मलबूस हसन मुश्तबा का अक्स साफ नजर आ रहा था। इसके आगे लैपटॉप खुला रखा था। इसकी गहरी भूरी आंखों में एक तीखापन था जिससे मुकाबिल ख्वाह मरहूब हो जाता था। वो इस वक्त अपने चेहरे पर एक तलख सा तासुर लिए बरसर इक्तदार पार्टी के रहनुमा का इंटरव्यू ले रहा था। इसके सामने बैठे अधीर उम्र के शख्स की पेशानी पर एयर कंडीशन कमरे में होने के बावजूद पसीना था। अपने हाथों को पसलता वो अपने इस लाइव कास्ट होते हुए इंटरव्यू में नर्वस नजर आ रहा था और अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश में कदरे नाकाम भी। केसर जमान साहब, इस पुल के टूटने से जिन लोगों की जाने गई हैं, इनकी कीमत किस तरह अदा करेंगे? हसन मुश्तबा ने अपने दोनों हाथों को बाहम मिलाकर कोहनी डेस्क पर रखी और आबरूहों को सकेड़ते उसने संजीदगी से पूछा। हमें इन मासूम लोगों की मौत का अफसोस है और इस सिलसिले में हम जो हो सकता है वो करेंगे। हुकूमत इस मामले में कुली तौर पर मुतासिरीन के साथ खड़ी है और जल्द अज जल्द मुलाजमीन पर कार्रवाई की जाएगी, इसने जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा। ओ कमान, अब ये सारी बातें पुरानी हैं। आप लोग कब तक दोहराते रहेंगे? हर बार हादसे, हर सानिये या हर गलती के बाद आपके इन डायलॉग से अवाम थक चुकी है। आखिर कब तक आप तसल्लियां और दिलासे देते रहेंगे? इन प्यार भरी थपकों से आप जागती अवाम को सुला नहीं पाएंगे। हुकूमत ने जो गलती की है इसे कबूल करके इसका मुदावा करना होगा। अब आप सिखाएंगे कि हुकूमत को क्या करना है? वो भड़क गया। बिल्कुल नहीं,
हुकूमत करना आप जैसे बड़े लोगों का काम है, हमारा काम तो बस आपकी गलतियों की निशानदेही करना है। वो कहता हुआ हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी इस मुस्कुराहट में भी बेहद तलखी थी। चलिए इस पुल वाले मामले पर मैं इंतजार करूंगा कि आप क्या कदम उठाते हैं। आप अपने शो पर मेहमानों को बुलाकर इसी तरह बेइज्जत करते हैं। जी नहीं, मैं बस सवाल पूछता हूँ, आपको इन सवालात का जवाब देने में तो अपनी बेइज्जती नहीं लगनी चाहिए। ऑफ कोर्स, अवाम ने पूरा एतमाद करके आपको आपकी सीट पर बिठाया है। मैं अब मजीद आपके किसी सवाल के जवाब नहीं दे सकता। जनाब, बस एक आखिरी सवाल है। आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी में 50% का इजाफा हुआ है, और जहां तक मेरी मालूमात कहती है, इस इजाफे का सीधा ताल्लुक ब्रिज कंस्ट्रक्शन से है, क्योंकि इस ब्रिज में इतना बजट लगाया ही नहीं गया था जितना पास किया गया था। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? वो इसकी जानिब देखता सर्द अंदाज में बोला। कैसा समा के चेहरे का रंग पल भर में बदला। इस इंटरव्यू में आने से पहले इसने सवालों को डिस्कस कर लिया था। इसने खास तौर पर इसी सवाल के पूछने से मना किया था। वो बगैर जवाब दिए खड़ा हो गया। केसर साहब, यूं आप इंटरव्यू दरमियान में छोड़कर नहीं जा सकते। मगर वो कुछ कहे बगैर सुर्ख चेहरे के साथ सामने मौजूद चीजों को ठोकर मारता स्टूडियो से बाहर निकल गया। अभी आप मेरे साथ आईने की तरह शफाफ सच को देख चुके हैं। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस तरह के सारे रिश्वतखोर वज़रा पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि हमारी रियासत एक करप्शन से पाक रियासत बन सके। बाकी खबरों के लिए तुर्क मिरर के साथ बने रहे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसने सर को हल्का सा खम दिया और उठ गया था। अब एंकर न्यूज बुलेटिन पढ़ रहा था। वो न्यूज रूम से निकलता बाहर आ गया। टाई की नाक को ढीला करता वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। हसन, अभी मुखालिफ पार्टी की मेरे पास कॉल आई है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फैसल इसके साथ बैठा हुआ बोला। इसकी परेशानी पर बरनबदार हुए, लब भींचे और वो सीधा होकर बैठ गया। इन्हें कॉल करके साफ इनकार कर दो। मैंने कहा है उनको, मगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह इनकी जंग भी करप्ट हुकूमत से है, इसलिए पार्टी के सदर तुमसे जाती तौर पर मिलना चाहते हैं। जैसे मैं इन्हें जानता नहीं ना, ये सारे सियासतदान एक तरह के होते हैं। अगर कल को इन्हें हुकूमत मिली तो वो भी यही करेंगे। इन्हें पैगाम दे देना कि अगर हिम्मत है तो लेट्स फाइंड ट्रूथ वॉइस पर आए। मैं बिलमुशाफा बात करने के लिए तैयार हूँ। इसकी भोरी आंखों का तीखापन मजीद गहरा हुआ। यार ढंग नहीं लगता, हर एक से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हो। हुकूमत ना सही, कम से कम अपोजिशन को तो अपने साथ रखो। तुम किसके असिस्टेंट हो? वो जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। भाई तुम्हारा ही असिस्टेंट हूँ, तो फिर मैं जितना कह रहा हूँ इतना ही करो। वो संजीदगी से कहता हुआ न्यूज रूम की तरफ बढ़ गया। अभी इसे मजीद एक स्टोरी पर काम करना था। रात की मुनासबत से पहने गए स्याह लंबी फ्राक पर इसने दुपट्टा कंधे के बाई जानिब डाला हुआ था। खूबसूरत सी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखों वाली आबिश करीम सबकी तवज्जो का मरकज थी। वो बात में ऑरेंज जूस का गिलास पकड़े अपनी दोस्तों के हजूम में खड़ी थी। इस वसी लान में चलने वाली पार्टी मजीद लंबी होती जा रही थी। इसके क्लच में पड़ा मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पर इसे नजरअंदाज कर रही थी। यार, वो तुम्हारा कजन कब से कार में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। या तो चली जाओ या फिर इसे 1 घंटे के बाद आने के लिए कह दो। लान के बाहर किसी काम से गई सामिया ने वापस आकर कहा। इसने बेनियाजी से अपने कंधे झटके। इसे डैडी ने कहा है कि मुझे लेकर वापसी आए, सो इसे चाहे जितनी देर रुकना पड़ेगा वो रुकेगा। बेचारा, सामिया को अफसोस हुआ। आबिश, क्या वो तुम्हारा फियांसी है? आशिन ने तजस्सुस से पूछा। आबिश के मुंह में मौजूद ऑरेंज जूस का जायका एकदम कड़वा हुआ। क्या वो शक्ल से आबिश करीम का फियांसी लगता है? इसने नजाकत से बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। खैर, शक्ल से तो वो काफी अच्छा है, अंबर ने ईमानदारी से कहा। अच्छा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो मैडम को किसके होने से फर्क पड़ता है? आशी ने मानी खेस अंदाज में कहा। आबिश के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। इसके जहन में किसी का सरापा उभरा था। दूसरे लम्हे इसने अपना सर झटका। मुझे नहीं मालूम, अभी शायद मैं खुश शोर नहीं हूँ। इसके लहजे में भी खूबसूरती उतर आई थी। यार, कुछ अहवाल और कवाइद तो बताओ जनाब के। वो सब मजीद मुतजस्सिस हो गई। इट इज सीक्रेट, इसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि तुम्हारी इससे मुलाकात किस तरह हुई थी। हाँ, ये बता सकती हूँ। इसने गिलास के किनारों पर उंगली फेरी। हम एक एग्जीबिशन में मिले थे। इसके हाथ में काफी का मग था। मैं इससे गलती से टकराई और इसकी सफेद शर्ट पर काफी ने नक्शो निगार बना दिए। वो मुझ पर बहुत नाराज हुआ, मुझे सख्त सुस्त कहा और फिर वो तो चला गया और मैं वहीं इसके ट्रांस में घिरी खड़ी रही। सो फिल्मी ना? वो धीरे से हंसी। वो सब भी इसके साथ हंसने लग गई। इस छोटे और बेहद आम से कमरे में 10 साला विक्की अपने बाप के सामने सर झुकाए खड़ा खामोशी से इसकी डांस सुन रहा था और साथ ही अपनी माँ की खामोशगी निगाहों के भी ज़ेर आताब था। कितने दफा कहा है कि बड़ों के मामले में ना बोला करो, मगर तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। फहद नदीम ने इसे झड़कते हुए कहा। आई एम सॉरी पा, मैं तो बस।
वो नीचे निगाह किए धीरे से बोला, किसने कहा था कि जवेरिया के रिश्ते के लिए आए मेहमानों के सामने शादी पोस्टपोन करने की बात करो? हद होती है। उम्र देखी है तुमने अपनी? इन लोगों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? फहद का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी पा, इसने पहले के अंदाज में कहा। क्या सोचकर तुमने इस तरह की हरकत की? बोलो। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे के साथ क्या कर डाले। भाई, विक्की को डांटना बंद करे। खुले दरवाजे से वो अंदर आती विक्की के साथ खड़ी हो गई। तुम दरमियान में मत आओ, इसकी पेशानी पर पड़े बल कम हुआ है। तुम्हें अंदाजा है कि ये लड़का क्या करके आया है? मेहमानों के सामने इसने सीधे यही कह दिया कि इसकी फुप्पो अभी शादी नहीं करना चाहती। हिम्मत देखो इसकी। फहद मुश्तइल हुआ जा रहा था। मैंने कहा था विक्की को इन लोगों से बात करने के लिए। मेरे कहने पर इसने ये किया, इसने मजबूती से कहा। जहां फहद का गुस्सा हैरत में बदला, वहीं समरीन की आंखें चमकी। मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा बगैर किसी हौसला अफजाई के ऐसा नहीं कर सकता। यार तुम अभी चुप रहोगी? फहद ने इसे झटका। वो बड़बड़ाकर खामोश हो गई। तुम क्या कह रही थी? फहद अब जवेरिया की जानी मुतवज्जा हुआ। पप्पो आप, विक्की ने कुछ कहना चाहा। इसने विक्की का हाथ मजबूती से पकड़कर दबा दिया और इसे खामोश रहने का इशारा किया। भाई आई एम सॉरी। वो फहद की जानी बढ़ी। तुम्हें क्या लगता है जवेरिया, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी जल्द करना चाहता हूँ। इससे जैसे सदमा हुआ। तुम 5 साल की थी जब से तुम्हारे भाई के बजाय बाप बनकर पाला है, और मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करूंगा। ऐसा तो मत कहिए भाई। इसे फहद की बातों से तकलीफ हुई। वो अपने भाई की अपने लिए मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसे एहसास भी था कि वो कभी इसका बुरा नहीं चाह सकता। जवेरिया, मैं जिस स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, इस सिलसिले में मुझे कई दफा तुम्हारे हवाले से धमकियां दी गई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसने नरमी से कहा। भाई, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, इसने सआदतमंदी से कहा और विक्की का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आकर विक्की ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। पप्पो, आपने झूठ क्यों बोला? वो इसकी तरफ मुड़ता खुफगी से बोला। तुम मेरी वजह से डांट खा रहे थे और मैं यूं ही चुप बैठी रहती। इसने सवालिया अंदाज में कहा। हर बार आप मुझे प्रोटेक्ट करने आ जाती हैं। जब आप चली जाएंगी तो फिर कौन मेरी हिफाजत करेगा? इसने अपना सर उठाकर इसे देखते हुए पूछा। मैं जहां भी रहूंगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह इसके सामने घुटनों के बल बैठी और इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामा। हर मुश्किल वक्त में तुम मुझे अपने साथ पाओगे। विक्की के चेहरे पर मासूम सी खुशी फैली। इसने अपने दोनों बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हमाइल किए और मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। आई प्रॉमिस पप्पो, मैं भी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगा। ओहो, तब तो मुझे किसी भी मुश्किल वक्त से डरना नहीं चाहिए। सारी परेशानियों को संभालने के लिए मेरा विक्की होगा, है ना? इसने शरारती अंदाज में कहते हुए इसके बाल बखेरे और खड़ी हो गई। असद खान एक मतवसत दर्जे के होटल में बैठा चाय पी रहा था जब कोई इसके सामने बिल्कुल खामोशी से बैठ गया। वो देखे बगैर भी जानता था कि वो कौन हो सकता था। आज चौथा दिन है, इसलिए आज तुम्हारी जबान से मैं सच के अलावा कुछ और नहीं सुनना चाहता। आंखों पर स्याह सनग्लासेस और आगे को झुकी हुई पीके पहने वो लड़का दृष्टि से कह रहा था। मैंने सारा सच 18 साल पहले अदालत में बयान कर दिया था। मजीद को सच नहीं है मेरे पास। असद खान ने बेजार कुल लहजे में कहते हुए चाय का दूसरा घूंट लिया। असद खान, वो सांप की तरह फंकारा। मेरा बाप कत्ल हुआ था। हमारी पूरी जिंदगी जल्जले की जद में आ गई थी, इसलिए एक जाली मुजरिम को सजा याफ्ता देखकर मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे हिसाब लेना है, गिन गिन कर, एक एक करके, हर चीज का। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है लड़के कि मैं असल मुजरिम नहीं हूँ? इसने दाया बाजू ऊपर उठाते हुए सवाल किया। मेरे पास इसकी 2 वजूहत है। पहली है कि तुम्हारे घर वालों ने फैसले के बाद हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, और दूसरी वजह, असद खान ने मुतमईन लहजे में पूछा, और दूसरी वजह यह है कि तुमने मेरे बाप को कत्ल करने की वजह यह बताई कि तुम्हारा इससे झगड़ा हुआ था। इसने तुम्हारी बेइज्जती की, जिसके बदले तुमने इसे कत्ल कर दिया। इसकी सन ग्लासेस के पीछे छुपी आंखों में इस तकलीफदेह बात को दोहराते हुए भी अजियत उभर रही थी। इतनी मामूली सी बात पर तो जाहिल लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, मगर तुम जैसा केमिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। और तुम्हारा तो अपने कैरियर में मामूली से झगड़े का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और मेरे बाप जैसे मामला फहम इंसान के साथ झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। यह सामने की बात अगर मैं कह सकता हूँ तो तुम्हारे केस के वकील या जजेस को ये क्यों नहीं दिखाई देती? इसने आगे को झुके हुए संजीदगी से कहा। यकदम असद खान के चेहरे पर हरास फैल गया। वो इसके अकब में मौजूद मेज की तरफ खौफजदा अंदाज में देख रहा था। क्या हुआ, पीछे कोई है? वो इसकी कैफियत गौर से देखता हुआ बोला। अपने पीछे मत देखना, मुझे लगता है कि ये लोग मेरे पीछे हैं। अगर इन्हें तुम्हारे मुतालिक मालूम हो गया कि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसकी आवाज में खौफ था। अगर तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे।
میں نے ان کے کہنے پر اپنا ہر قدم اٹھایا ہے، اس لیے میری جان نہیں لے سکتے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس کے جملے کی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسد خان، کون لوگ ہیں وہ؟ مجھے بتاؤ، کیا انہوں نے میرے باپ کا قتل کیا ہے؟ اس نے بتابی سے کہا۔ میں تمہارے باپ کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما ہوا اور ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے نیچے اشارہ کیا۔ اس نے گردن نیچے کر کے دیکھا۔ اسد خان نے اپنی انگلی چائے کے کپ میں ڈبوئی اور انگریزی کا حرف ڈی 2 بار لکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے انداز میں کہا، مگر وہ جواب دیا بغیر کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے۔ اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ تم یہی رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسد خان میز سے اٹھ کر اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے لبوں کو بیچ کر ایک بار پھر ان حروف کو دیکھا۔ ان کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ کسی چیز کی علامت یا کسی چیز کو محفوظ؟ اس نے الجھتے ہوئے سوچا، ابھی اسد خان آئے گا اور شاید وہ اپنے باپ کے قتل کا معاملہ حل کر لے۔ یکدم اس نے اپنا سر اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ اسد خان کے پیچھے کوئی اور بھی بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ سرحد سے اٹھا، جیکٹ کے کالر کھڑے کیے، پک اپ مزید آگے کو جھکائی اور اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر اس نے سنسان راہداری میں اپنی نظریں دوڑائی۔ دائیں ہاتھ پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر گیا۔ کمرے کے وسط میں اسد خان اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے آس پاس سرخ خون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی گردن پر انگلی رکھی۔ نفس خاموش ہو چکی تھی۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف جائزہ لیا۔ بالکونی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور قاتل یقیناً اسی کھڑکی سے فرار ہوا تھا۔ اس نے اپنی کھوجتی ہوئی نگاہیں اس چیز کی تلاش میں دوڑائی جو اسے اسد خان دینا چاہتا تھا، مگر غالب امکان یہی تھا کہ قاتل خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ اس نے مایوسی سے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ پر ماری، پھر سر ہلاتا وہ کمرے میں رکھے ٹیلی فون تک آیا اور 100 نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، مون لائٹ کے کمرہ نمبر 102 میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ جی شکریہ۔ اس نے ریسیور کلیڈر پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے اترنے کے لیے اس نے اس دفعہ دوسرے زینے کا استعمال کیا تھا۔ یزدانی مینشن پر رات کی تاریکی نے اپنا سایہ کر رکھا تھا۔ لان میں جلتی اکا دکا روشنیاں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ افہام حیدر کی کار کے ہارن نے خاموش فضا میں ہلکا سا ارتعاش برپا کیا۔ آئینی گیٹ سے اندر داخل ہوتی کار سیدھی پورش میں آ کر رک گئی تھی۔ کار کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر وہ مغرور شہزادیوں جیسی لڑکی سیٹ سے ٹیک لگائے گہری نیند میں تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا ہوا نیچے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ کار کی چھت پر ہاتھ رکھے وہ ذرا سا جھکا۔ آبش، اس نے دھیمے سے پکارا، مگر وہ ہنوز نیند میں تھی۔ آبش، آبی۔ اس دفعہ اس نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ آنکھیں کھولتی سیدھی ہو گئی۔ آبی، ہم گھر آ گئے ہیں، افہام نے جھکے جھکے نرمی سے کہا۔ آبش کا چہرہ سرخ ہوا، نیند کے خمار میں ڈوبی غلافی آنکھوں میں برہمی اتری۔ ڈونٹ کال می آبی ایور، سوری۔ افہام حیدر کے چہرے کی نرمی سمٹی اور وہ پیچھے ہوا۔ وہ نزاکت سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی کار سے اتر گئی۔ اور سنو، جب میں کسی پارٹی میں ہوں تو بار بار کال کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ مغرور شہزادی کے لہجے میں تپش تھی۔ اگر تم وقت پر آ جاتی تو مجھے تمہیں کال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی اجنبیت آئی۔ وہ اسے کیا سمجھتی تھی؟ کیا وہ اس کا ملازم تھا یا اس کا پرسنل اسسٹنٹ؟ تم سے جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی کیا کرو، اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ افہام نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا۔ آبش اسے تیز نگاہوں سے گھورتی اپنی باریک ہیل کے بل پلٹی اور اس کا پیر مڑ گیا۔ اونچی ہیل کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ پیچھے کی طرف گرتے ہوئے اس نے افہام کا بازو سہارے کی غرض سے تھامنا چاہا، مگر وہ بے حد اطمینان اور سکون سے پیچھے ہٹا۔ نتیجتاً وہ اگلے لمحے پولوں کے بل پتھریلی روش پر گر پڑی۔ میں تمہاری مدد کروں؟ لبوں کو دبائے اپنی مسکراہٹ روکے اب وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھائے پوچھ رہا تھا۔ آبش نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور افہام نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ افہام حیدر، میں تمہیں دیکھ لوں گی، اپنی کہنیاں سلاتے اس نے تندی سے کہا۔ وہ تو تم مجھے کہیں سالوں سے دیکھ رہی ہو ابھی، وہ کہتے رکا۔ سوری آبش کریم، وہ جھلاتی ہوئی کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی اور وہ وہیں کار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس اونچے محل کے کس فرد سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، یہ اندازہ لگانا اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ ہاں، ایک زمانے میں اس کی آبش سے دوستی تھی، وہ بھی تب جب ان دونوں میں سے کوئی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ بس اسی لیے اس مغرور لڑکی سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی آ جاتی تھی، ورنہ حقیقتاً اس سے نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی وابستگی۔ اس خوبصورت محل میں رہنے والے کتنے بدصورت تھے، اس بات کی حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ پچھلے 18 سالوں سے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا، ان کے رویے کی ساری سچائیوں سے واقف اور ان کی زیادتیوں کا شکار بھی تھا۔ ان کی وجہ سے اپنی زندگی کے 28 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی معاشرے میں نہ کوئی پہچان تھی
और ना ही कोई मकाम। वो लोग यही चाहते थे कि वो सारी उम्र इसी तरह गुजार दे, इसका अपना कोई वजूद ना हो, एक बेनामो निशान जिंदगी, किसी पैरासाइट की तरह अपनी बका के लिए सिर्फ इनका मोहताज रहे। इसने अपनी तकान सदा आंखें उठाकर यज़दानी मेंशन की आलीशान इमारत को देखा। इस इमारत की कितनी ईंटें किसी का हक छीनकर बनाई गई थी, यह सिर्फ वही जान सकता था। इसे अपनी सारी चीजें वापस चाहिए थी, चाहे छीन कर चाहे धोखे देकर। अपना हक वापसी लेने का रास्ता कोई भी होता, इसे फर्क न पड़ता। इसे बस सही वक्त का इंतजार था। गहरी सांस लेकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। रात काफी भीग चुकी थी, इसे भूख भी लगी थी और वो जानता था कि इस पहर इसे खाना देने के लिए कोई नहीं जागा होगा। भले वो भूखा सो जाए, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। किचन में आकर इसने अपने लिए 2 ब्रेड टोस्ट किए और इसे लेकर अपने कमरे में चला आया था। इसने बेड पर नींदराज होकर रिमोट से टीवी ऑन किया और चैनल सर्फिंग करते हुए अपने मतलूबा चैनल पर आकर रुकी। फ्रूट मिरर पर इस वक्त एड ब्रेक थी। वो यही एक चैनल तो देखा करती थी। फिर एड खत्म हुआ और लेट्स फाइंड ट्रूथ वॉइस का रिपीट टेलीकास्ट आने लगा। तकिया अपनी गोद में रखे वो एकटक स्क्रीन को देख रही थी। ग्रे सूट में मलबूस भूरी आंखों वाला हसन स्क्रीन पर कितना हैंडसम लग रहा था। वो आवाज म्यूट किए अपने गुर्दो पेश से बेपरवाह हसन मुश्तबा को देख रही थी। या अल्लाह, काश ऐसा हो जाए, मैं आंखें बंद करूं और वो मेरे सामने मुजस्सिम सूरत आ खड़ा हो। इसने आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से तमन्ना की और आहिस्ता से आंखें खोली। पूरे कमरे में एकदम अंधेरा छा गया था। इसने इधर उधर हाथ मारकर मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो मोबाइल तलाश कर पाती, कमरे में एक मुदहम से नीली रोशनी फैल गई और इस नीली रोशनी में नीली शौ के हाले में घिरा वजूद इसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाई खड़ी हो गई। वो अपना एक हाथ लबों पर रखे बेकाबू होती धड़कनों और तेज होती सांसों के साथ हसन मुश्तबा के मुजस्सम वजूद को देखने लगी। वो अब बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ था, इतना कि वो चाहे तो हाथ बढ़ाकर इसे महसूस कर लेती। हसन मुश्तबा, आप, तुम यहाँ? इसे समझ में नहीं आया कि वो इसे किस तरह मुखातिब करे। तुमने जिस शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश कर ली, वो बड़े जिद्द से बोला। अनाबा का चेहरा उतरा। इसे तो डायलॉग भी दुरुस्त याद नहीं है। ओह, मगर क्या फर्क पड़ता है? क्या ये काफी नहीं है कि हसन मुश्तबा खुद इसके लिए यहाँ आया है? मैं भी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसने भी जिद्द से कहने की कोशिश की। बोलो, मुझसे शादी करोगी? इस दफा इसने बड़ी मोहब्बत से कहा और अनाबा मुंह होने लगी। हसन, मैं वो जवाब देने की कोशिश करने लगी, मगर अल्फाज जैसे जबान में अटक गए थे। ये में क्या लगा रखी है? हसन मुश्तबा ने करस्तगी से कहा। वो इसे हैरत से देखने लगी। एकदम इसकी आवाज को क्या हो गया? अभी वो तो इतनी नरमी से बात कर रहा था। मैं, इसने बर वक्त तमाम कहने की कोशिश की। अरे, तुम तो खामोश होने का नाम ही नहीं लेती। इस बार वो जैसे सच आकर बोला। अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो ये सारा गिलास तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। इसने अब अपने हाथों में पानी से भरा गिलास पकड़ लिया था। वो गोंगों की तरह आंखें फाड़े इसे देखने लगी और अगले ही लम्हे हसन मुश्तबा ने पानी का भरा गिलास इसके चेहरे पर अंडेल दिया। ये क्या कर रहे हो? इसकी गोयाई वापिस आई और इसने आंखें रगड़ते हुए अपने अतराफ देखा। इसके सामने ग्रे कुर्ती में मलबूस रेशम खड़ी इसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और इसके हाथ में खाली गिलास भी था। रेशम, तुम? वो कहाँ गया? इसने हैरत सदती आवाज में कहा। योनी का वक्त निकला जा रहा है और मैडम घोड़े भेजकर सो रही है। चलो, इस सोने को तो मैं माफ कर भी दूं, मगर सोते हुए क्या कर रही थी? 10 बार का देखा गया ख्वाब एक बार फिर देख रही थी और इसे मैं माफ नहीं कर सकती। इसने इसका हाथ खींचकर इसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा। रेशम, आज मैं योनी नहीं जा रही। तुमने गलत वक्त पर एंट्री लेकर मेरा सारा ख्वाब गलत कर दिया। वो दोबारा लेट गई। सोच लो, अगर आज योनी नहीं गई तो जिंदगी भर पछताओगी। इसने मानी खैदी से कहा। क्यों? आज अमेरिका का सदर आ रहा है या वो तुम्हारा सड़े मुंह वाला रोनाल्डो? इसने करवट लेकर इसकी तरफ रुख फेर लिया। अमेरिका के सदर को तो मैं भी अहमियत नहीं देती, और अगर रोनाल्डो आता तो तुम्हारे साथ अपना वक्त जाया नहीं कर रही होती। तो और कौन आ रहा है? इसने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। आज योनी में वो आ रहा है जिसका महज नाम सुनकर तुम दुनिया की हर चीज भूल जाती हो। वो अलर्ट होकर बैठी और सारी नींद गायब हुई। इसने रेशम का चेहरा देखा और इसकी शरीर मुस्कुराहट ने इसका जोश ठंडा कर दिया। तुम मुझे एक दफा फिर बेवकूफ बना रही हो। नहीं डियर, मैं वाकई सच कह रही हूँ। अगर तुमने अब योनी जाने में देर की तो क्या पता यह मौका दोबारा कब मिले। मगर वो क्यों आ रहा है? वो बेड से उठ खड़ी हुई। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं रास्ते में तफसील बताऊंगी। इस मोहब्बत भरी दास्तान की पहली किस्त यहाँ खत्म होती है। ठंडी आग नावल की दूसरी किस्त कल अपलोड हो जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।